तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आज का हमारा सिलेबस है जंतु का वर्गीकरण। ठीक, तो इंटीग्रेट टीचिंग बायोलॉजी का मैं सिलेबस लेके आ गई हूँ। आगे भी बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है वर्ग के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तथा जीव जंतुओं के नामकरण, द्विपद नाम पद्धति को जन्मदाता कौन थे? तो यहाँ पे होगा कैरोलस लिनियस 1758 में किए थे। ठीक, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है तो डायरेक्टली ये जीव जंतुओं का नामकरण, वर्ग के पिता, वर्ग के पिता ही अगर बोलता है कुछ भी ऐसे तो आप ध्यान पे रखना दिमाग में। इसके मतलब ऑप्शन में तो रहेगा, तो आप बिल्कुल बिना घबराए हुए कैरोलस लिनियस ही होगा। आप देख लो एक बार अच्छे से। ओके, तो चलिए, द्विपद नाम पद्धति में जंतुओं के नाम में दो पद किन समूहों को लिए? द्विपद पद्धति में जो हमारे जीव जंतु हैं वो उनके नाम के दो पद किन समूहों के लिए किया गया? श्रेणी एवं जाति की कैटेगरी के लिए न दिया गया था, तो हमारा श्रेणी जात जीनियस स्पेसिस को होगा। स्टेनेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हमारे कैरोलस लिनियस या स्टेनेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हमारे कैरोलिनस ही है। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए किन 6 प्रमुख क्रमबद्ध समूह नामों को मान्यता दी गई है? हमारे जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए किन 6 प्रमुख समूहों को नाम की मतलब अलग अलग समूहों में इनको बांटा गया और इनका अलग अलग नाम दिया गया, नामकरण किया गया। तो हमारा ये होगा, पहला कुल होगा, श्रेणी होगी, जाति होगा, गण होगा, वर्ग होगा एवं संघ या समुदाय। ठीक, तो ये 6 क्रमबद्ध में बांटे गए नामों से समूह जाने, जिन्हें द्विस्तरीय जंतु ही कहा जाता है। इसे ये अलग अलग इनका नामकरण किया गया। ठीक, निम्न कोट के जंतुओं पोरीफेरा निडेरिया समूह के शरीर दो कोशिकीय स्थल, त्वचा एवं अंतस्तता के अनन बनता है, स्वरूप भी द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विलियम हार्वे माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेन, ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देखो। विलियम हार्वे यहाँ पे अगर आता है 1578 में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज हमारे विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? हमारे विलियम हार्वे। अगर परिसंचरण तंत्र, रुधिर, ब्लड की खोज किसने? तो इतना पता रहना चाहिए, विलियम हार्वे ने, हमारे विलियम हार्वे जी ने किए थे। तो यहाँ पे जैकिरिया जेनसन अपने पिता के हांस जेनसन के साथ प्रमुख संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था। अगर क्वेश्चन आता है, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड हाइट माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक, और रॉबर्ट हुक 1635-17 ने सबसे पहले मृत पादप उत्तककार कोशिका देखी थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले उन्होंने मरी हुई कोशिका को देखा था, खोज किया था। मृत पादप उत्तककार कोशिकाओं देखी थी माइक्रोस्कोप ने सेल्स की संज्ञा दी थी। एक मरी हुई कोशिका देखा तो था ना, मरी हुई या फिर जिंदा। मार्सेलो मैलपीगी ये रुधिर ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कसूरकी ब्रिको मैलपीगी का उपधर्म ईसोडर्म से जनिक स्तर की खोज। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहांग शुक्राणुओं, रुधिराणुओं, पेशियों, प्रोटोजोआ, खमीर, जीवाणु आदि का अध्ययन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहांग ने रुधिराणुओं, पेशियों, प्रोटोजोआ, खमीर, जीवाणु, बैक्टीरिया का अध्ययन सूक्ष्म जैविक
माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो ये ने शुक्राणुओं, उदाहरणों, पेशियों, प्रोटोजोआ, खमीर जीवाणु, इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है शुक्राणुओं, रुधिराणुओं, पेशियों के, प्रोटोजोआ, खमीर या जीवाणुओं को, जो भी कुछ ऐसे बना के इनके जनक कौन है, कब किए थे, तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। कैरोलस लिनियस, ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। कैरोलस लिनियस 1707 में 1778 अपनी पुस्तक कैरोलस लिनियस ने सिस्टम नेचर 1735 में पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण और क्रिया जीव जातुओं के नामों के लिए द्विनाम पद्धति नोमिनोकल्चर 1749 में बनाई थी। इन्होंने 2 पादप जंतुओं का वर्गीकरण किया था। इन्होंने सिस्टम नेचर पुस्तक पादपों एवं जंतुओं को 2 वर्गीकरण किया था। जीव जातुओं के नामों के लिए द्विनाम पद्धति दिया था। उन्होंने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग समूहों में बांटा, उनका नामकरण दिया, उनका वैज्ञानिक नाम रखा। आधुनिक वर्ग की जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये इस नाम से भी जाने जाते हैं, आधुनिक वर्गी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, अच्छे देख लेना थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीव जातियों के नामों एवं द्विनाम के पद्धति, तो यहाँ पे देख लेना। बैरो जॉर्ज क्विवियर ने तुलनात्मक शारीरिक कंपैरेटिव एनाटॉमी तथा जीवाश्मी की स्थापना की, और जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास प्रथम तर्कसंगत मत का प्रतिपादन किया, जिन्होंने जूलॉजी को 1809 में नामक पुस्तक लिखी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1773 से 1858 कोशिकाओं केंद्रक, यहाँ पे आते हैं सीरोलॉजी, ठीक। तो सीरोलॉजी में रुधिर के सीरम तथा रुधिर अध्ययन संबंधित अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा कार्यविधि के अध्ययन, न्यूरोलॉजी ये तो सब पता है, तंत्रिका नर्वस सिस्टम का अध्ययन, इम्यूनोलॉजी फिर भी आ जाता है, संक्रमण विद्युत से जंतु शरीर के प्रतिरोधक का अध्ययन, क्रैनियोलॉजी करोटी का अध्ययन, सुजनिकी इसमें मानव जाति का सुधार आनुवांशिक नियमों के आधार पर, जिसमें मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, यूथेनिक्स मनुष्यों की आधुनिक पीढ़ी अच्छे पालन पोषण द्वारा, तो यूनिफिक्स रोगों का निवारण के लिए में जेनेटिक इंजीनियरिंग, एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन, एथनोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, ये तो सब पता ही होगा, आप लोग बड़े होशियार स्टूडेंट हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग वैसे भी समझ जाओगे। ऑब्स्टेट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चे का जन्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में आता है ऑब्स्टेट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान किसे कहते हैं, क्या होता है, तो ये एक जिसके अंतर्गत गर्भाधान, प्रसव, बच्चे का जन्म का अध्ययन, मतलब उसके विषय में पढ़ा गया, मतलब बताया गया हो, तो उसे ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान, चलिए, इम्यूनोलॉजी संक्रमण विरुद्ध सुजनिकी मानव जाति का सुधार आनुवांशिक नियमों के आधार पर, यूफेनिक्स जनिक रोगों का नियम,
एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। ये तो देख लिए बच्चों। जैव विकास मत का प्रतिपादन किसने किया था? जैव विकास मत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। हमारे जैव विकास मत का प्रतिपादन जो हमारे अन्य क्रियाओं को अलग से क्रिएटिव करता है, मतलब चार्ल्स डार्विन ने ये किया था, मतलब विकास की पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। चलो, उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत के प्रवर्तक हमारे डी लैमार्क ही हैं। बायोनॉमिक्स सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों का विविध संबंध का अध्ययन है। जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इथोलॉजी। जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान इथोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी में क्या अध्ययन है? क्या अध्ययन करते हैं? एक्टिनोबायोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? जीवों का विकिरण और प्रभाव का विस्तृत से उसमें अध्ययन करते हैं। उसके बारे में विस्तृत से हम मतलब पढ़ाया जा मतलब बताया गया है एक्टिनोबायोलॉजी के अध्ययन में। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा कांकोलॉजी यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया भी था। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया कहलाता है हार्पिटोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया गया है, जैसे सांप, बिच्छू हो गए, बहुत सारे ऐसे सरीसृप का अध्ययन जिसमें किया कहलाता है हार्पिटोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन किस विज्ञान में किया गया है? एक्थियोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन आर्थियोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन देखो आया भी था, IAS में आया था। आर्थोपेडिक्स मांसपेशियों हड्डी का अवचय संबंधी रोगों का इलाज रोकथाम विधियों के लिए। तो चिकित्सा विज्ञान की भाषा जिसके अंदर का नाक एवं गले अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा ये तो पता ही होगा। आर्थोडोंटिक्स के दांत विज्ञान जिसमें दांत का अनियमितता संबंधित बीमारियों से किया जाता है। ऑटोलॉजी चिकित्सा विज्ञान, ये तो एनियोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तक के विभिन्न आयामों। ट्रोफोलॉजी शोषण के विरुद्ध। कोशिका के पुंज प्रणाली। ऐसे शरीर जिनके शरीर की रचना कशेरुकी के पुंज से होती है द्विस्तरीय जीव कहलाते हैं, जैसे पेरिफेरा। इनमें कोशिकीय विभाजन केवल नाम मात्र का होता है, केवल नाम मात्र का। प्रत्येक कोशिका श्वसन पोषण आदि करती हैं। इनमें उत्तक अंग नहीं होते। ऐसे जीवों को शरीर में सम्मिलित इसके आधार पर विकसित जंतुओं के शरीर सम्मिलित कैसी होती है? द्विपार्श्विक सम्मिलित होती है। किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती? चपटे, ग्रीन, प्लेटिहेल्मिंथ में। सिलेंट्रेटा पोरिफेरम प्रोटोजोआ में वास्तविक देह गुहा के निर्माण भ्रूणीय परिवर्तन किस अवस्था में होता है? मीसोडर्म में होता है। जंतुओं को शिशुओं को जन्म देते हैं किस संज्ञा के अभिहित किए जाते हैं? जरायुजी में। ये हमारे जरायुजी में किए जाते हैं।
जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है जिस स्तर पर समान होते हैं। जाति स्तर, जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है किस स्तर पर, वो मतलब किस लेवल के होते हैं, किस स्तर में पाए जाते हैं, किस स्तर में उनका नाम होता है, किस स्तर में मतलब उनको लिया जाता है। जाति स्तर में काइटिन युक्त ब्रह्मकाल में किस में पाया जाता है, जातियों में, हमारे ये जातियों में। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, अरे वो कीटों में, वर्गीकरण की इकाई जातियों में। वास्तविक देह गुहा सीलोम किस चार के रूप में होते हैं, मीसोडर्मी। अमीबा प्रोटोजोआ संकुचन शरीर का प्रमुख कार्य उत्सर्जन। अमीबा के पादप में क्या बनते हैं, कोशिका द्रव्य में सार जल परिवर्तन के कारण। किस जीव को अमर कहा जाता है, अमीबा के द्विभाजन के कारण। अमीबा के द्विभाजन के कारण। मलेरिया की महत्वपूर्ण खोज के लिए किस नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, रोनाल्ड डाल्स ने। देह गुहा, बॉडी कैविटी ऑफ सेलोम, ठीक। तो ये बॉडी की एक नली अंदर दूसरी नली में प्रवेश वाले जंतुओं में देह भित्ति बॉडी वाल था। आहार नाल के मध्य द्रव से भरी एक गुहा होती है जिसे देह गुहा सेलोम बॉडी ऑफ कैविटी कहते हैं। देह गुहा में अन्य अंग जैसे यकृत, गुदा, प्लीहा आदि स्थित होते हैं। देह गुहा के अन्य अंग मतलब हमारे बॉडी के अन्य अंग मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो, तो उसमें यकृत, गुदा, प्लीहा आदि स्थित होते हैं। जो वास्तविक देह गुहा सेलोम भ्रूणी परिवर्धन के समय मीसोडर्म के विघटन से बनती है, उनके मतलब विघटन से हमें बनाती है। प्रोटोजोआ पेरिफेरा सिलेंडरता चपटे कृमियों में सेलोम या देह गुहा नहीं होती है, उसके अंतर्गत ये अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए वे जंतु आगोही के एसिलोमेट कहलाते हैं। गोल कृमियों में देह गुहा भ्रूण में ब्लास्टोसील विकसित होती हैं जिसे कूट गुहा स्टूडियोसील कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं। यहाँ से उन्हें सीलोमेटा गुइका, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडार्मेटा तथा कार्डेटा ये जंतु कहते हैं इन्हें। अब क्या आप लोग समझ गए होंगे। नाखून, साल्ट आसिड जंतुओं का वर्गीकरण। स्टोरर तथा यूसिंजर ने 1950 में अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से जंतुओं का वर्गीकरण अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा इसे अधिक मान्यता मिली है और वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इन्हें अत्यधिक मान्यता मिली है, जिन्हें जंतु जगत के दो उपजातों में विभाजित किया, दो भागों में जंतु जगत को बांटा गया। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सरल प्राणी होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सरल प्राणी आते हैं। इस समूह के समस्त प्राणी आपस में अत्यधिक मिलते जुलते हैं, अतः इन सबको एक ही संघ के अंतर्गत रखा गया है। इन सब प्रोटोजोआ कहते हैं इन्हें, मतलब इन सबको एक ही संघ के अंतर्गत रखा गया है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक ही
लाइन एक ही वर्ग के प्राणियों के संग मतलब कैटेगरी वाइज रखा गया है। इसे मतलब एक संघ प्रोटोजोआ कहते हैं। इस समूह प्राणी आपस में अत्यधिक मिलते जुलते रहते हैं, मतलब इनका मिलाप आपस में होता रहता है। और मेटोजोआ इसमें बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं, इसमें 2 बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। जंतुओं के शरीर में अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं मिलकर बना होता है। जंतुओं का शरीर जंतुओं का शरीर हमारे अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ये रचना प्रोटोजोआ प्राणियों में अधिक जटिल में पाया जाता है। सुविधा अनुसार बहुकोशिकीय जंतुओं को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बहुकोशिकीय जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इन्हें अकशेरुकी इन्वर्टेब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी होते हैं। मेटोजोआ में नौ संघ समुदायों को विभाजित किया गया है। प्रोटोजोआ, मेटोजोआ। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। तो हमारे एक कोशिकीय प्राणी संघ प्रोटोजोआ, अकशेरुकी, बहुकशेरुकी। तो हमारे संघ के प्राणी पोरीफेरा, ये हमारे सब सिलेबस में भैया, बिल्कुल स्किप नहीं करना। सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिया, निमेटेडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इकाइनोडर्मेटा। किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका होता है? हाइड्रा में। हमारे हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका होता है। हाइड्रा निमेटोसिस्टम दांशिकाएं में कौन सी विषैला पदार्थ होता है? हिप्नोटिक्सी में। हाइड्रा होता है एक लिंगी या द्विलिंगी में। किसमें रुधिर नहीं होता है? फिर श्वसन होता है हाइड्रा में। उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या शिखा कोशिकाएं पाई जाती हैं? टीटिया में। किसमें पाचन तंत्र होता है? पित्तकृमि में, यकृत तथा पित्त वाहिनियों में परजीवी क्रिम के रूप में पाया जाता है लीवर प्लग में। स्कैरिस होता है एक लैंगी। मादा स्कैरिस में होते हैं 2 अंडाशय। फाइलेरिया क्रीम संघीय जंतु है, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैरिस, केचुआ, फैसियोलम, नीटिनिया, सोलिनिया। कौन सा जंतु स्कैरिस द्विलिंगी नहीं है? केचुए के अंदर तल के किन खंडों में मादा जननांग पाए जाते हैं? 14वें खंड में मादा जनन छिद्र तथा 18वें खंड में जनन छिद्र होता है। स्लीप पदवा हाथी पांव रोग क्या कारण है? स्लीप पद एवं हाथी पांव रोग का क्या कारण है? किसी के पैरों में हाथी पांव रोग दिखता है, उसके पीछे का रीजन ये होता है वुचेरियम ब्रैंकोप्टाई नामक निमेटोड है। इस चीज़ की हमारे अंदर कमियां होती हैं कि किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ, भूमि। किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? बात तो सही है हमारी केचुआ ये भूमि में सरंद्री बनाते हैं। हाँ, मतलब ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और अपना एक खाद्य पदार्थ बनाते थे, उसका कास्टिंग उपयोगी खाद होता है, मतलब उससे वो चीज़ खादें बनती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे इसका क्रिएटिविटी बनी है। और ये क्वेश्चन देखो SSC 2007 में आया था, पढ़ लो इसको अच्छे से एक बार। किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? कभी कभी आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। केचुआ एवं भूमि को सारंद्री बनाता है तथा उसका कास्टिंग उपयोगी खाद में होता है। जो उसका खाद्य बनता है, वो जो खाते हैं, जो अपना भोजन अनुग्रह करते हैं, और उससे जो वो चीज़ होता है उसका खाद बनाया जाता है।
ट्यूब के भीतर ट्यूब का प्रकाश शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? एनीलिडा में, अर्थात जोंक, केचुआ आदि में। ये एसएससी में क्वेश्चन आता है। एनीलिडा के गमन किस अंग द्वारा होता है? सीटी स्टेट द्वारा। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। ये 3 तरह से श्वसन कर सकते हैं, मतलब जल में, थल में, वायु में भी ये ले सकते हैं। केचुए का प्रमुख सजीव पदार्थ यूरिया। केचुए में फ्लाइटलेम का प्रमुख कार्य होता है कोकानीमार्ट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, इसको पढ़ना जरूरी है, आ सकते हैं। जंतुओं में कुल ज्ञात जातियों समझ संख्या आर्थ्रोपोडा लगभग। जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? ये आर्थ्रोपोडा है। ये लगभग 60%। ये आईएएस में क्वेश्चन आया था। आर्थ्रोपोडा में किसका बना कंकाल पाया जाता है? वाहन कंकाल। काइटिन तो चर्म का बना होता है। झींगा मछली के फिश सिल्वर आर्थ्रोपोडा। यूपीएससी में आया था, यूपीएससी में। बिच्छू, मकड़ी, माइटस कितने स्टिक्स, कितने टांगे पाए? 4 जोड़ी। यूपीपीसीएस में। ऑक्टोपस किस संघ जंतु है? मोलस्का। एसएससी में। लाल चींटियां कौन सा में पाया जाता है? फार्मिंग के लिए तो सबको पता होगा। केकड़े कितने पैर होते हैं? 10, 5 जोड़ी। जुगनू क्या है? कीट। सतपाद में पादों की संख्या कितनी है? मेरुदंड। विकास के भ्रूण किस भाग से होते हैं? मीसोडर्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बच्चों को, मेरे पास प्रवाहित होता है अशुद्ध दूध। कोबरा। वर्णलवक। हमारे संसार सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड। शुतुरमुर्ग।
ये क्वेश्चन UPPCS में आया था, ये भी आया था, मोलेस्टाइन किन्हें खड़ा करते हैं। और अब भी इस बार भी पेपर UPPSC लेवल का ही आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन। आर्थियोनोलॉजी